अंधारल्या जगाला दैदिप्यमान करते. परमपूज्य डॉक्टर आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला दीप प्रज्वलित. महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात समतामूलक समाज निर्माण करण्यासाठी संविधानिक मार्ग कसा अवलंबावा हे पोटतिडकीने मांडणारे आंबेडकर राईट राष्ट्रीय प्रबोधनकार अशी ओळख मी माननीय जावेद पाशासाहेब राष्ट्रीय प्रबोधनकार यांना अशी विनंती करतो की आपण आपलं अमूल्य असं मार्गदर्शन आम्हाला करावं. राष्ट्र के जन्मदिन की बधाई हो. कल 26 नवंबर राष्ट्र को लोगों को समर्पित संविधान जिसने भारत नाम का सुंदर देश हमें प्रदान किया, उसकी लाख लाख बधाइयां. महाराष्ट्र के ही नहीं तो पूरे देश के मान सम्मान स्वाभिमान स्वराज्य संस्थापक 18 पगड़ जातियों के राजा सर्वधर्म प्रिय छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्हें इस मंच से अभिवादन करता हूं. तुम्हारे और हमारे क्रांतिबा जिन्होंने बहुजन समाज का आंदोलन सही दिशा में आगे बढ़ाया, इसीलिए जिन्हें बाबा साहब ने अपना गुरु माना, वो हमारे क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी सहकारी माई सावित्रीबाई फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ जिन्होंने अपने बदन पर गोबर झेला, पत्थर झेले, गालियां भी झेली, वो उनकी सहकारी माई फातिमा शेख और उनके खांधे से खांधा लगाकर खड़े रहने वाले भाई उस्मान शेख, इन्हें भी इस प्रबुद्ध मंच से 3 बार सलाम करता हूं. समता केवल शब्द है, प्रत्यक्ष कृति में वो जब तक नहीं उतरती तब तक समता का कोई चित्र और चरित्र समाज में उपस्थित नहीं होता. और समता को नैतिकता के बल पर कभी छोड़ा नहीं जाता. कुछ षड्यंत्रकारी लोग कहते हैं कि जातिवाद तो खत्म हो गया, धर्मवाद तो खत्म हो गया, अब इंसान इंसान बन रहा है. क्योंकि ये सब दिखाई नहीं देता, उसमें नैतिकता आ रही है. समता का व्यवहार नैतिकता पर अगर छोड़ा जाए तो एक सवाल उठता है कि 3,500 साल तक ये नैतिकता कहां मरी हुई थी. 3,500 साल का एक इतिहास है कि इस देश में एक मनुवादी व्यवस्था ने, जो सर्वोच्च ग्रंथ समझा जाता है, पवित्र ईश्वर के द्वारा प्राप्त ग्रंथ समझा जाता है, उसमें एक ऐसी नैतिकता थी कि जानवर से भी बदतर इंसानों की पहचान करने का आदेश था. तो नैतिकता कभी भी समानता लाएगी, इसका कोई सिद्धांत इस दुनिया में नहीं है. समानता के लिए कानून ही जरूरी है. और जब तक समानता का कानून नहीं बनता, व्यवहार में समानता आती ही नहीं है. ये जिसने पहली बार पहचाना और समस्त पिछड़ों को, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, 50% आरक्षण 1902 में देकर इस देश में कानूनन समता का राज्य स्थापित किया, वो स्वराज्य रक्षक, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज, इन्हें भी यहां से जय भीम करता हूं, सलाम करता हूं. ठोकनाड़ मारते हैं लोग कि ये देश अखंड था, अखंड हिंदुस्तान होता, 24 तासाचा दाखला द्या, या 24 तासामध्ये कधीतरी हा देश अखंड होता का? सम्राट अशोकांचा एक कालावधी किंवा त्यानंतर आलेल्या सम्राटांचा कालावधी हा राजेशाहीचा एक प्रारूप आहे, ज्याच्यात विविध संस्थानांचे लोक त्यांचे मांडलिक म्हणून होते, म्हणून एक सीमा मोठ्या होत्या. पण अखंड भारत नावाचा संविधान या देशात उपस्थितच नव्हता. अरे, या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी 600 संस्थानिकांचं राज्य या देशामध्ये होतं. 600 संस्थानिक, मेजर संस्थानिक, और एक भी संस्थानिक का कानून दूसरे से नहीं मिलता था, दूसरे का तीसरे से नहीं मिलता था. संस्थानिकों का प्रवेश एक दूसरे के साथ में नहीं था. युद्धग्रस्त ये देश था. कहां था अखंड भारत? और जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन इस देश में 197 संस्थानिक हाजिर थे. फिर किसने बनाया इस देश को अखंड? खंड खंड इस देश को अखंड बनाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन दिया, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी कानून की जानकारी, अपना राजनीतिक दर्शन इस्तेमाल किया और इस देश को सुंदर नाम दिया भारत.
इस देश को सुंदर नाम देकर सारे संस्थान खालसा किए और सामने बैठने वाले से लेकर आखिरी सतह पर खड़े हुए आदमी को भी भारत का नागरिक और मतदान का अधिकार देकर सुंदर भारत के नागरिक बनाने वाले संविधान निर्माता प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को इस मंच से 3 बार सलाम करता हूं, नमन करता हूं। क्या पहचान थी आपकी और हमारी? कौन थे आप लोग 1947 के पहले? हाथ उठाकर कोई यहां से बताओ तो आप किस देश के नागरिक थे? बताओ, आप में से बताओ, आप में से बताओ। आहे का कोणी माहितालाल सांगेल एखाद्या देशाचा नागरिक होता? आज हात उचला की भारताचे नागरिक कोण कोण आहेत? काय दिलंय बाबासाहेब आंबेडकरांनी? हारकर भी जीतना जिसे कहते हैं उसी का नाम डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं। आपने एक उदाहरण दिया, एक केस हारी मासिक की, लेकिन बाद में बाबा साहब जीते। बाबा साहब आंबेडकर को हराया गया मुंबई से, काजोलकर ने हराया। कौन था काजोलकर? इतिहास बार बार दोहराता है, इसलिए नर्वस होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आत्मटीका पर जाते हैं। बचो आत्मटीका से, अपने ही समाज पे हमले से बचो, अपने साथियों पे हमलों से बचो। इतना बड़ा दुश्मन खड़ा है कि अपने लोगों के कपड़े फाड़ने से कुछ नहीं हासिल होगा। मुकाबले में बहुत बड़ी जंग है, इसलिए अपनी समाज को हिम्मत दो। क्या था तुम्हारे पास और क्या है तुम्हारे पास? बाबा साहब आंबेडकर को स्कूल के बाहर खड़े रहकर शिक्षा हासिल करनी पड़ी, पानी भी नहीं मिलता था। आज एजुकेशन सोसाइटियां तुम्हारे पास में है, रोजी मिलत नव्हती, आज पतसंस्थाएं तुम्हारे पास में है। कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास में, फटे हाल थे। गांव के बाहर कुछ नहीं मिलता था तुम्हें, आज बैंक सेक्टर तुम्हारे पास में है। गए होंगे कहीं भी, लेकिन आमदार खासदार तुम्हारे पास में। एक सिस्टम का बड़ा हिस्सा बने हो तुम। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रांति प्रतिक्रांति कयामत तक चलती रहेगी, एक के पीछे एक आते रहती है। क्रांती प्रतिक्रांती एकामागून एक येत असते। बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की थांबणार नाही आहे। संविधानाच्या विरोधातील कृत्य आज उद्या संपेल असं समजता का तुम्ही? नाही, ती निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे। प्रश्न फक्त एवढाच आहे की कोण तटस्थपणे उभा राहतो, जो राहिला तो जिंकेल। मनुवादी व्यवस्था जर जिंकली, तुम्ही हराल, आणि तुम्ही तटस्थपणे उभे राहाल तर मनुवादी व्यवस्था निश्चितच हारेल। कारण संविधान सौंपत असताना बाबा साहब आंबेडकर जी ने एक बात कही थी। क्या कही थी? मैं जैसा चाह रहा था वैसा ये संविधान नहीं है। सम्माननीय महोदय, इसके बावजूद भी बाबा साहब आंबेडकर ये कहते हैं जो दिया है वो संविधान भी इतना ताकतवर है कि इस देश की ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था संसद और विधानसभा में आपकी सहमति के बिना जा नहीं सकती। इतना ताकतवर संविधान मैंने आपको दिया हूं। गेली ना टाळ्या कशाला वाजवता? एक चर्चा में के मुंशी ने कहा था, जो संविधान सभा में डिबेट में बार बार भाग लेते थे, बाबा साहब का विरोध भी करते थे और सहकारी भी थे। हेल्दी डिस्कशन होता था, हेल्दी डिस्कशन बाबा साहब के टाइम में। तो के मुंशी ने एक चर्चा में कहा कि आप पूंजीवाद पे बहुत हमला करते हो। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, क्या संसद में कभी पूंजीवादी जाना ही नहीं चाहिए? बाबा साहब ने मुस्कुराकर कहा, संसद सभी के लिए खुली है। संसद में इसने जाना चाहिए, उसने जाना चाहिए, ये रोक टोक मेरे संविधान में कहीं भी नहीं है। सभी के लिए जाने के दरवाजे खुले हैं। संसद में पूंजीपति जाना चाहिए। मैं इस बात को रोकना चाहता हूं कि संसद पूंजीपतियों की नहीं होनी चाहिए। संसद मी शेवटच्या माणसापर्यंत चेक एंड बैलेंस साठी मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे। अरे क्या था तुम्हारे पास में? कौन थे तुम लोग? चटप जी ने और सम्माननीय तहसीलदार जी ने एक बात बार बार दोहराई कि हम ओबीसी समाज से आते हैं, आप भी ओबीसी समाज से आते हैं। माझ्याबद्दल गैरसमज करू नका, मी औरंगजेब बाबरची औलाद नाही। मी सुद्धा ओबीसी समाजातूनच येतो, व्हॅलिड सर्टिफिकेट आहे माझ्याकडे। 1990 मध्ये मुस्लिम ओबीसीचं आंदोलन उभं केलं
फुले शाहू आंबेडकर की जय करके आंदोलन चलाया. मी ओबीसी मुस्लिम आंदोलनाचा प्रवर्तक. 1995 मुस्लिम ओबीसीचं आरक्षण घेऊन आलो. बाबासाहेब आंबेडकरांना मुसलमानांपर्यंत नेण्यासाठी मला आरक्षणाचं आंदोलन उभं करावं लागलं. आता महाराष्ट्रामध्ये मुसलमानांमध्ये जे फुले आंबेडकरी चळवळ चालते त्या माध्यमातून चालते. जर